हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमें याद नहीं हो सकता या ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ो, और वो वन शॉट वीडियोज़ पढ़ने की जगह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो चैप्टर को। और जैसे पहले अभी आज हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी। अब जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल में क्या है, अलग अलग क्लास में बांट दिया। हाइट या वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को बांटते हैं तो हाइट या वेट के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है। हमने उसको उसकी मेंटल एबिलिटी पे उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके रखा है। मेंटल एबिलिटी क्योंकि हम एग्जामिनेशन लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से क्लास में गया। उसने ये 8 का एग्ज़ाम दिया तो वो 9 में गया, 9 का दिया तो 10 में गया। ऐसे ही क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड है। अब क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो प्लांट रहेंगे या वो एनिमल्स रहेंगे, प्लांट या एनिमल। अब जब उन्होंने इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया तो इस दो ग्रुप में डिवाइड करने के पीछे भी कुछ रीज़न होना चाहिए। क्या रीज़न, उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम जिनको सिर्फ देख के हम समझते हैं। तो उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो बहुत लंबे थे, जो टॉल प्लांट्स थे, उनको उन्होंने ट्रीज़ का नाम दिया। जो मीडियम हाइट के थे वो थे श्रब्स, और जो बहुत छोटे जैसे ग्रासेस हैं वो हो गए हर्ब्स। तो यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई किया सिर्फ उनके हाइट के बेसिस पे। कौन कौन से 3 पार्ट उन्होंने किए, एक तो हो गया ट्रीज़, जो टॉल ट्रीज़ थी, फिर उसके बाद हो गया श्रब्स, और थर्ड हो गया हर्ब्स। एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, उसका था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका बेसिस था। अब ये तो हो गई प्लांट्स की बात। तो एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया दोज विथ रेड ब्लड से विथ रेड ब्लड और दूसरा जो विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। अब इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। पहला तो हुआ ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने प्लांट या एनिमल सिर्फ दो कैटेगरी में रखा। प्लांट को फर्दर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि जो टॉल हैं वो ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं और हर्ब्स हैं। एनिमल्स को विद ब्लड और विदाउट ब्लड। उसके बाद आए कार्लस लिनियस, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड है, एक प्लांट और एक एनिमल किंगडम। ये जो सिस्टम था वो बहुत रिसेंटली तक हम इसको फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिस्टिंक्शन नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक हैं।
नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये सारे क्योंकि इन सब को कंसिडर नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ये रीज़न है फेलियर ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम अब क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं की थी, उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंस नहीं बताया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस नहीं बता पाए थे। नीड लगा कि क्लासिफिकेशन के लिए कुछ और क्राइटेरिया को हमें कंसिडर करना चाहिए। वो क्या क्या क्राइटेरियाज थे? एक पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उसको कंसिडर किया जाए। दूसरा है नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है अगर एनिमल है तो। नेक्स्ट क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं। उनका हैबिटेट क्या है, इसको भी एक क्राइटेरिया लेना चाहिए। एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, लैंड एरियाज में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। तो बेस्ड ऑन उनका बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट दे हैव डिफरेंट फीचर्स, तो कहीं ना कहीं हैबिटेट को भी कंसिडर करना चाहिए फॉर क्लासिफिकेशन। फिर है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, methods of reproduction, they reproduce vegetatively, they reproduce asexually, they reproduce sexually। तो methods of reproduction कैसा है उस ऑर्गेनिज्म में, इसको भी देखना चाहिए। नेक्स्ट और एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली हम ये नहीं कह सकते ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर उसका इवोल्यूशनरी स्टडी करते तो हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग इवोल्यूशन वो एक सेम स्टेज से पास हो रहे थे, और सेम स्टेज मीन्स कोई एक कॉमन स्टेज उन दोनों के लिए थी, जो मॉर्फोलॉजिकली बाद में वो डिफरेंट हो गए, लेकिन तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? एक तो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। नेचर ऑफ वॉल में हम देखते हैं विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ मल्टीसेलुलर। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यानी डिपेंड करेंगे दूसरे प्लांट्स पे और एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट जैसे मैंने बताया एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मरीन है, फ्रेश वाटर है, तो वो हैबिटेट उसका मॉइस्ट कंडीशंस में रहता है, ड्राई कंडीशन में रहता है, तो हैबिटेट कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ऑर्गेनिज्म का। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली है, सेक्सुअली है, वेजिटेटिवली है, किसी पार्ट ऑफ प्लांट या पार्ट ऑफ एनिमल से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर होने चाहिए क्लासिफिकेशन में। इसको साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे देखो अभी तक हम जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़े हैं, जितना कुछ बताया मैंने वो सिर्फ फर्स्ट पेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से था। इतना कुछ टॉपिक आपके उसमें लाइन बाय लाइन आप जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद है एक साइंटिस्ट आए जो हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इन्होंने 1969 में
एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का अप्रोच दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अप्रोच में उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स एंड स्टार्टिंग विथ किंगडम मोनेरा विच इज़ द सिंपलेस्ट वन, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, प्लांटे, and last one is kingdom Animalia. Here total 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi and Plantae and Animalia. ये 5 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया। क्या क्राइटेरिया का बेसिस था जो उन्होंने कंसिडर किया? इसके लिए पहला जो क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो फर्स्ट क्राइटेरिया साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो होना चाहिए, कैसा सेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, वो सारा सेल स्ट्रक्चर में कंसिडर किया। सेकेंडली उन्होंने कंसिडर किया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, स्टेम, लीफ, रूट डिफ्रेंशिएटेड है, या सब कुछ जो बॉडी है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे पॉइंट्स थे जिसको R.H. विटेकर ने कंसिडर किया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी उन्होंने कंसिडर किया। तो क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई? एक तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉसेस, फंजाई और फंगी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉस, फंगी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म और जो सारे लिविंग कंपोनेंट्स थे उसको उन्होंने एक सिंगल ग्रुप में रखा, प्लांट्स। प्लांट्स ग्रुप पे रखा गया। अब यहाँ पे अगर रखा तो फिर सही बात है, ये दिखने में तो सारे प्लांट लाइक हैं, ग्रीन कलर के हैं, तो इनको हम प्लांट्स में रख ही सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। क्या क्या कैसे डिफरेंसेस? जैसे सेल वॉल का डिफरेंस, किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मोनेरा है या एल्गी है या फंगी है, इनके जो सेल वॉल है इनमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसको कंसिडर नहीं किया गया था। अब जैसे पूरा एक किंगडम जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे, अब जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोटिक ग्रुप के साथ रख दिया गया, यूकैरियोटिक ग्रुप के साथ रख दिया गया। ये एक मेजर प्रॉब्लम था यहाँ, जहाँ पे सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सबको हमने यूकैरियोटिक
के साथ रखा, तो एक तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे हम यूकैरियोटिक के साथ में रखे गए क्योंकि एक कॉमन ग्रुप था जो था प्लांट किंगडम प्लांट है। अब इसमें एक तो ये प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की ज़रूरत पड़ गई। दूसरी है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जैसे यहाँ पे क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा, दोनों को एक साथ रखा गया। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ ही रखा गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं हुआ कि कौन सा ग्रुप ऑटोट्रॉफिक है, कौन सा ग्रुप हेट्रोट्रॉफिक है। दो सिर्फ ग्रुप बने जो है कि जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, कहीं भी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक ऐसे सारे टर्म्स का ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक का मेंशन कहीं नहीं हुआ। तो जो फंगी हैं, फंगी और प्लांट्स दोनों एक ग्रुप में कैसे रह सकते हैं? एक ऑटोट्रॉफिक है टोटली, एक हेट्रोट्रॉफिक है, तो इन दोनों को एक ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है? अगर इन दोनों का देखा जाए तो इनके सेल वॉल में फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है। इनके सेल वॉल में भी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों का एक साथ रहना, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहना पॉसिबल ही नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी एक रीज़न है 5 किंगडम अप्रोच। और जब ये हम पता चला कि इनके सेल वॉल में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, तो फंगी के लिए एक सेपरेट किंगडम बन गया, किंगडम फंजाई और फंगी। किंगडम फंगी ये एक सेपरेट किंगडम के रूप में कंसिडर किया जाने लगा क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस था, सेल वॉल में डिफरेंस था, सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक सेपरेट किंगडम बन गया। जो प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। यूकैरियोट्स जितने थे, यूकैरियोट्स जैसे किंगडम, उनके लिए किंगडम प्रोटिस्टा, उनके लिए किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कि क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, इन सबको इस ग्रुप में रखा गया था जो कि पहले एल्गी जो प्लांट्स के साथ हो गए विथ सेल वॉल, बोथ हैविंग सेल वॉल्स, ये सारे को हमने एक ग्रुप में रखा हुआ था। नाउ दे हैव बीन केप्ट इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये सारे क्राइटेरिया थे कि किस कारण से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का अप्रोच स्टार्ट किया गया और हम उसको क्यों फॉलो करते हैं। अब है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन, तो एक टैबुलर अरेंजमेंट हम इसका कर लेते हैं। पहला तो कैरेक्टर्स, कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। दूसरा
कि कौन सा ग्रुप है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे और लास्ट ग्रुप हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया का। अब यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई वो है सेल टाइप। सेल टाइप ये प्रोकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, या प्रो और यू दोनों हो सकते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता वैसे, लेकिन ध्यान में रखना कि प्रो और यू कौन सा है। तो किंगडम मोनेरा जो है, जो वो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे सिंपलेस्ट है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत अच्छे सीधा साधा सा ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपलेस्ट हैं। तो यहाँ पे इस ग्रुप में हम सारे ऑर्गेनिज्म जो रखेंगे वो रखेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये ग्रुप हो गया प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे जो हैं वो सारे यू है, मैं सिर्फ ये इनिशियल लेटर लिख रही हूँ, यूकैरियोटिक जितने हैं ये सारे यूकैरियोटिक। तो एक पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बस बाकी सारे यू हो गए। सेकंड क्राइटेरिया हो गया सेल वॉल का। सेल वॉल है नहीं है, अगर है तो क्या कंपोनेंट है। यहाँ पे सेल वॉल तो है, लेकिन ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना नहीं है। क्या चीज़ का है, ये नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक। अगर नॉन सेलुलोजिक है तो बना किससे है भाई, ये बना हुआ है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो सेल वॉल है बोनेरा का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इतना इसने ज़्यादा इस ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई, तो इसलिए सिंपल पॉलीसैकेराइड से और अमीनो एसिड से ये इसका सेल वॉल बन गया। अगले केस में क्या है, इसमें यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जो फंगी है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ भी विदाउट सेलुलोज, विदाउट सेलुलोज। सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज का नहीं बना हुआ है। इसमें प्लांट है तो इसमें तो प्रेजेंट है और वो भी सेलुलोजिक सेल वॉल है, सेलुलोज का बना हुआ है। एनिमेलिया एक अकेला ग्रुप है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता। तो ये जो स्पेशल वाले हैं उनको मैंने ग्रीन से यहाँ पे मार्क कर दिया, जैसे ये एक पहला प्रोकैरियोटिक था और यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक है लेकिन पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स का। यहाँ पे फंगी है विदाउट सेलुलोज है, इनका हमने सेल वॉल डिस्कस किया था कि ये काइटिन के बने हुए होते हैं, तो यहाँ भी विदाउट सेलुलोज है। प्रेजेंट सब में है, स्टार्टिंग के चारों में, लास्ट वाले में एब्सेंट है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो क्राइटेरिया वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला वाला बेचारा उसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ तो एब्सेंट है और बाकी सब में वो प्रेजेंट रहेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ पी लिख देती हूँ, उनका प्रेजेंट अटेंडेंस मार्क कर दिया मैंने, ये सारा प्रेजेंट है भाई, सिर्फ पहले वाले में जो मोनेरा में ये एब्सेंट है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टार्टिंग वाला है ये तो बहुत सिंपल है, सेलुलर। जो नेक्स्ट वाला प्रोटिस्टा है उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई तो वो भी सेलुलर रह गया। उसके बाद वाले से मल्टी सेलुलर होना स्टार्ट किया है, तो यहाँ तो मल्टी सेलुलर हो गया, बहुत सारे सेल्स से सिर्फ बना कोई सेलुलर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो किंगडम प्लांटे है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई। कॉम्प्लेक्स क्या, यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए यहाँ प्लांट वाले ग्रुप में,
और जो अगला है वो तो और भी हाई लेवल है, जो हमारा है भाई टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, सब कुछ ही डेवलप हो गया। तो हम ये तो बड़े हाई लेवल के हो गए। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम सारा डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये जो था ये तो बड़ा सिंपल है, सेलुलर। सेकेंड वाला भी सेलुलर, ये इन्होंने बहुत सारे सेल्स ले लिए तो ये मल्टी सेलुलर हो गए। जो नेक्स्ट है इसका थोड़ा सा लेवल अप हुआ, टिश्यू बनाया, ऑर्गन बनाया, और सबसे हाई लेवल है एनिमेलिया का, जहाँ टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब डेवलप हो जाते हैं। लास्ट क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना कैसे खाते हैं भाई, खाना बनाते हैं, पकाते हैं, या किसी और से ले रहे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये तो बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने तो खुद से बनाना है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो इनका ये जो एक प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये सारा टर्म्स हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अलग नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक है, कभी कभी इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है। भाई खाना बनाने का मन नहीं किया तो दूसरे से ले लिए। तो हेट्रोट्रॉफिक जब होगा तो इनका सैप्रोफिटिक होगा, डेड ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करेंगे, सैप्रोफिटिक, या पैरासिटिक होगा। बोले कि बहुत सिंपल रह लिया, अब कभी थोड़े से नुकसान भी कर देते हैं। तो इन्होंने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये भी आपको मिल जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सेकंड वाला जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा है, ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही रहता है। ये भी ए भी है और एच भी है। एच अगर ए है तो ये फोटोसिंथेटिक है, अगर ए है यानी ऑटोट्रॉफिक है तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा। और दूसरा इसमें कभी कभी ये हेट्रोट्रॉफिक मोड भी अपना लेते हैं। फंगी जो है वो टोटली हेट्रोट्रॉफिक है, इनको खाने बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ दूसरों से लेते हैं। तो ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक। और उसमें दोनों ही टाइप है इनका, सैप्रोफिटिक भी रहेंगे और पैरासिटिक भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रहे हैं, सैप्रोफिटिक भी और पैरासिटिक भी। लास्ट किंगडम प्लांट, फोर्थ वाला है किंगडम प्लांट है। इसका तो हम जानते ही हैं कि ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ तो कुछ नया बताना ही नहीं है। ये जो है ये टोटल हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप है जो होलोजोइक या सैप्रोफिटिक मोड अपनाता है। होलोजोइक मीन्स इनगल्फिंग एज अ कंप्लीट होल, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना। यहाँ पे जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है या सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसका, और फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 पेजेस कराएं, 2 पेजेस से हमें इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टर्म्स मिल गए। एनसीईआरटी है, भंडार होता है इसमें, पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन जितना टॉपिक आप इसमें कवर है वो किसी भी मोटी बुक में नहीं होगा। सेल टाइप क्या है, तो इसको तो आप एकदम ग्रंथ की तरह ले लो। क्या जो नीट वाले हैं उनके लिए तो ये होली बुक है। सेल टाइप इसमें पहला वाला जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक रहेंगे। सेल वॉल क्या है, पहले वाले में नॉन सेलुलोजिक है जो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बना, बाकी सब में ये प्रेजेंट है एक्सेप्ट एनिमल्स। फंगी में ये विदाउट सेलुलोज है जो कि काइटिन से बना हुआ है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ पहले वाले में एब्सेंट है, बाकी सब ने इसमें प्रेजेंट मार्क किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग के दोनों सेलुलर, बीच वाला फंगस जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मल्टी सेलुलर, उसने बहुत सारे सेल जमा किए, ये थोड़े से हाई लेवल पहुँचे, टिश्यू और ऑर्गन दोनों।
और एनिमेलिया तो भाई बहुत ही हाई लेवल है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला वाला सिंपल ऑर्गेनिज्म है, खुद से खाना बनाता है, लेकिन जब मन ना करे तो ऑटोट्रॉफिक, जब खुद खाना बनाता तो या तो केमिकल से को कन्वर्ट किया या फोटोसिंथेसिस कर लिया। लेकिन जिस दिन खाना बनाने का मन नहीं है तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक भी हो जाते हैं, कभी कभी ये थोड़ी सी दुष्ट भी हो जाते हैं, पैरासिटिक हो जाएंगे। जो सेकंड वाला है वो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक दोनों है, दोनों मोड अपनाता है। ऑटोट्रॉफिक रहेगा तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड है तो डिपेंड करेगा दूसरे से के ऊपर फूड के लिए। फंगी है वो टोटली जो ग्रुप है वो खुद से कभी खाना नहीं बनाते, तो वो खुद से क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। अब ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ कि खाना नहीं बनाते, तो भाई ये खाना नहीं बनाना सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बना रहे बता रही हूँ मैं, ये सिर्फ याद करने के लिए कि फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है और ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, ये पैरासिटिक पे हो जाएंगे। प्लांट टोटली ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक। जो एनिमेलिया है वो टोटली हेट्रोट्रॉफिक है, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक है। That's all for today's class. 2 pages of NCERT, 2.5 pages we have done today. In the next class we will do Kingdom Monera. Thank you students for watching my video. Please like and subscribe the video.